आप सबका धन्यवाद। आप सबने समय दिया और आज यहाँ समय निकाला प्रेस इंटरेक्शन के लिए। दो तीन इश्यूज़ हैं जो आपके माध्यम से संक्षिप्त में हम रखना चाहते हैं। बाकी कोई आपके प्रश्न होंगे। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय कान सिंह दांगी जी, हमारी आदरणीय बहन शकुंतला खट्टर जी, हमारे आदरणीय भारत भूषण बत्रा जी, हमारे पूर्व चेयरमैन संजय अत्री जी, राज बहादुर जी और सारे जो वरिष्ठ साथी यहाँ उपस्थित हैं। तो एक तो एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी हुई दो बातें जो आपके बीच में रखना चाहेंगे। जैसे कि आपको पता, आप सब जानते हैं कि सरकार की जो एक सबसे बड़ी विफलता है कि आज हरियाणा बेरोज़गारी में देश में नंबर 1 पे पहुंच गया। इस सरकार की जो नीतियां रही हैं, आपको याद होगा कि जब हरियाणा में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उस समय हरियाणा को एक तरफ तो शिक्षा और खेल का हब बनाने की तरफ ध्यान था ताकि युवा पीढ़ी उस शिक्षा और खेल की तरफ प्रोत्साहित हो। वहाँ उससे आज हम देखें कॉन्ट्रास्ट, तो बेरोज़गारी, नशे, अपराध की तरफ युवा पीढ़ी इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज हरियाणा का युवा उस पद से भ्रमित हुआ। लेकिन दूसरी जो उपलब्धि थी जो हमारी सरकार की थी कि लगभग 3 लाख के करीब सरकारी क्षेत्र के अंदर उस समय रोज़गार दिए गए थे, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा तो केवल शिक्षा एजुकेशन डिपार्टमेंट की जॉब्स उस समय निकली। इस गवर्नमेंट में वो 3 लाख के करीब का फिगर था कुल मिलाकर। इस गवर्नमेंट में जो ना तो इन्वेस्टमेंट हुआ ना सरकारी क्षेत्र की रोज़गार, आज बेरोज़गारी में नंबर 1 है। उस संदर्भ में मैं एक इशू है स्टाफ नर्स का भी, आप इस संडे को पीजीआई के माध्यम से आप लोगों में से कई ने उसको कवर भी किया था, आप लोग के अखबारों में इम्तिहान हुआ और उस इम्तिहान में लगभग 25,000 बच्चों ने उसमें अप्लाई किया। इम्तिहान अभी रिटन टेस्ट हुआ है। इसमें एक बात जिसको लेकर हम वॉइस पॉइंट को रखना चाहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ कि स्टाफ नर्स का जो इम्तिहान लिया पीजीआई ने, उसमें रिटन टेस्ट जो लिया उसमें ऑल इंडिया के लिए ओपन कर दिया गया। पहले क्या था, एक कंडीशन रही है हमेशा, हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए HNRC के अंदर। और वो महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे कई पहलू हैं। हमें किसी प्रदेश से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन क्योंकि इतनी बेरोज़गारी हरियाणा में ही है और हर प्रदेश के अंदर ये अनिवार्यता है। अगर आप राजस्थान में, मैं सारी ऐड दिखाऊंगा आपको अभी जो बाकी प्रदेशों के अंदर ऐड निकली हैं, सब जगह जहाँ स्टाफ नर्स की कहीं इम्तिहान या दाखिलों की बात आती है, उनको स्टाफ नर्स की, तो हर स्टेट के अंदर वहीं उसकी नर्सिंग काउंसिल की, स्टेट प्रदेश की नर्सिंग काउंसिल की रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता रहती है। हरियाणा में भी थी, लेकिन इस बार जो बढ़ गए, इतने लोगों ने जो यहाँ पे, नहीं तो इससे आधे करीब जो है रिटन टेस्ट में अप्लाई करते थे, नंबर्स डबल हो गए। उसका कारण ये है कि ओपन कर दिया गया कि किसी भी, ये मैं ऐड दिखाता हूँ, ये ऐड निकली और ऐड में आया कि शुड बी रजिस्टर्ड विद इंडियन नर्सिंग काउंसिल और एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल इन इंडिया, एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल। ये उदारता दिखाने वाला हरियाणा पहला प्रदेश बन गया। बाकी प्रदेश ये उदारता नहीं दिखा रहे। ये अपने आप में कि हरियाणा जहाँ सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी है, किस सोच के साथ ये किया। आप ये देखो
मैं राजस्थान की दिखाता हूँ आपको। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, रजिस्टर्ड इन रिस्पेक्टिव राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, अनिवार्यता। ये आपसे हम शेयर कर देंगे सारे। उसके बाद आपको हम यूपी की दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश रजिस्ट्रेबल विद यूपी नर्सेज एंड मिडवाइफ काउंसिल, अनिवार्यता। ये उत्तर प्रदेश की है। अच्छा, इसी तरीके से एक स्टेट और आपको दिखाते हैं। सभी का है, मगर तीन में जो अपनी जो नेबरिंग स्टेट्स है ना, जो हमारी तीनों नेबरिंग स्टेट्स की हमने निकलवाई हैं। फरीदकोट पंजाब में रजिस्टर्ड विद पंजाब नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल, ये पंजाब। इसी वर्ष के तीनों, यूपी, राजस्थान और पंजाब, और सारे स्टेट्स का ऐसा है। तो उसमें यहाँ पीजीआई ने ये क्या क्यों किया, ये जवाब देना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इतना टैलेंट उपलब्ध है। और ये अपना यहाँ वाली जो ऐड है, जो इस बार वाली ऐड है, जिसमें मैंने जैसे आपको पढ़ के सुनाया कि भाई एनी स्टेट रजिस्ट्रेशन का, वो एनी स्टेट में। और उसमें एक और चीज़ लिखी कि इन केस ऑफ सिलेक्शन, अब आप द कैंडिडेट इन केस ऑफ सिलेक्शन, उसके बाद he is required to submit registration certificate of हरियाणा नर्सेज एंड नर्सेज मिडवाइफ काउंसिल। सिलेक्शन के बाद उसको रजिस्ट्रेशन कराए। यहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो रजिस्ट्रेशन उनको करना पड़ेगा। और उसके बाद तो ये कहीं ना कहीं इसको लेके हमें आपत्ति है। तो पहला तो ये उठाना चाहते थे हम पॉइंट। एक और पॉइंट है जो अभी अभी आया है सामने, दिस इज रिलेटेड टू असिस्टेंट प्रोफेसर, जो 2019 में असिस्टेंट प्रोफेसर लगाए हरियाणा सरकार ने, उसको लेकर अभी आरटीआई, इस हफ्ते एक आरटीआई आई है, उससे जुड़ा भी एक बड़ा, उस आरटीआई ने खुलासा किया है, जिससे वो पूरी भर्ती की जो प्रक्रिया थी सरकार की, उस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह की धांधली हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, क्या हुआ है उसमें, वो सारी बात सामने है। उसमें क्या रहा कि 2019 में भर्ती हुई तो उस समय क्या क्राइटेरिया था ये बताया नहीं गया। रिटन टेस्ट था, मगर रिटन टेस्ट के अलावा बाकी किस चीज़ के कितने मार्क्स लगने थे, पारदर्शिता वाली सरकार ने बताया नहीं। कॉलेज के लिए था, स्टेट के, हाँ स्टेट के कॉलेज के लिए बड़ी भर्ती थी असिस्टेंट प्रोफेसर में, एग्जैक्ट नंबर आपको बताता हूँ अभी। तो उसमें मगर क्राइटेरिया नहीं बताया गया। बाद में अब आरटीआई से ये पता चला कि उसकी क्राइटेरिया में थे 37.5 मार्क्स, 37.5 अंक जो थे वो पर्सनल अचीवमेंट के थे। और उस पर्सनल अचीवमेंट में 6.5 नंबर, 6.5 स्पोर्ट्स कोटे थे, स्पोर्ट्स कोटा के थे, जिसमें 6.5 के 6.5 तब मिलते थे जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल आप अर्जित करो। और उसकी जो क्राइटेरिया बताया गया, वो बताया गया कि भाई ओलंपिक का गोल्ड मेडल है, ये आपके सामने हम रखना चाहते हैं कि ओलंपिक के गोल्ड मेडल पे 6.5, सिल्वर मेडल पे 4, ब्रॉन्ज मेडल पे 3, ऐसे एशियाई गेम खेलों में 5 गोल्ड मेडल पे 4 सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल पे 3, इस तरह। लेकिन जो ये क्राइटेरिया बताया गया और इसके आधार पर जो सिलेक्शन लिस्ट सामने आई, उसमें बहुत से कैंडिडेट्स के जिनके सिलेक्शन हुए हैं, ये 37.5 में से इनके 35 सारे जिनके सिलेक्शन हुए हैं उनके टॉप में सबके 35 ही नंबर है, 35 सारे गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक के। तो इसमें ये सबके नाम है, अब मैं किसी एक के नाम नहीं लेना चाह रहा, इनके 35 सबके 35 लगाए हुए हैं।
हर सब्जेक्ट में, अलग अलग सब्जेक्ट के हैं। कितने लोग ऐसे लेंगे? देखो इसमें अच्छा 35 भी हैं, 34 भी हैं, 34 भी नहीं हो सकता। 35 1 2 3 4 5 6 7 तो जैसे 35 हैं एक सब्जेक्ट में, मैं बता रहा हूँ। फिर अपना 34 में तो जो है सब्जेक्ट वाइज ये हुई थी। 35 एक सब्जेक्ट में जैसे 7 हैं, एक और दूसरे सब्जेक्ट में भी 35 एक है, 2 33 से 35 दे। तो 35 भी बहुत हैं, 34 भी बहुत हैं, 33 भी बहुत हैं। क्योंकि इसमें ये बताने की बात है कि 33 34 35 नंबर एसएससी क्या कैसे जस्टिफाई करता है। ये जो थे असिस्टेंट प्रोफेसर फिज़िक्स के, असिस्टेंट प्रोफेसर मैथमेटिक्स के, ये सेलेक्ट जो किए गए, ये अच्छा इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि ये क्राइटेरिया अब जो आया है, ये सिलेक्शन, ये टेक्निकल कारण पीटीआई वाला आपको याद होगा, यही दिया गया था सरकार द्वारा और इसकी पैरवी नहीं की गई थी पीटीआई में कि उसका कि विज्ञापन के टाइम नहीं था, बाद में आया, टेक्निकल कारण बताया गया ये, और पीटीआई का कोई कारण नहीं था, मेरिट का कोई कारण नहीं था, मगर ये था कि विज्ञापन के टाइम क्राइटेरिया ये नहीं था और सरकार ने इस बात की पैरवी नहीं करी। तो ये अब क्योंकि हमारे बहुत ही आदरणीय जो भारत भूषण जी बत्रा, आपको पता है ये इनका एक बड़ा तजुर्बा रहा रिक्रूटमेंट में भी, इनका बीइंग लीगल माइंड, बट ऑल्सो इन रिक्रूटिंग ऑल्सो ही हैज़ बीन पार्ट ऑफ HPSC ऑल्सो एंड ही हैज़ बीन, तो ये भी इसमें, तो ये आपके सामने है। तो ये अच्छा एक और है, पुराना एक्सपीरियंस मेरा है। और उससे पहले सबसे हमारे सीनियर बैठे हैं दांगी साहब, इनका ऐसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, दांगी साहब का। तो ये अपना कैसे दिए गए, अगर टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, आप बताओ, आप बताओ आपके सामने भाई पर्सनल अचीवमेंट में 35 दे रखे हैं लगभग कईयों के, फिर 34 33, मैंने 33 34 या 35। अब ये तो कॉमनवेल्थ या ओलंपिक के मेडल के बिना, क्योंकि 6.5 दे रखे हैं, पर्सनल अचीवमेंट के 37.5 बताए क्राइटेरिया। एक तो ये क्राइटेरिया लेट बताया, अब बताया आरटीआई से 2019 की सिलेक्शन, और उसके बाद उसमें से 6.5 तब मिलते हैं या 5 या उसमें आप समझ सकते हैं। तो ये HSSC कैसे जस्टिफाई करता है। इसमें तो कई ऐसे भी हैं जिन्होंने ना तो PhD कर रखी, ना कोई मेडल जीता है। मैं व्यक्तिगत तौर से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर जो हमारे को जानकारी आई है उनको भी 35 नंबर मिले हुए हैं, क्योंकि इसमें PhD का भी यही है, पर्सनल अचीवमेंट में ना PhD के भी नंबर है, तो उनको भी 35 नंबर मिले। तो ये एक के बाद एक भर्तियों में घोटाले, भ्रष्टाचार, धांधलेबाजी जिस तरीके सरकार में चल रही है, इतनी भर्तियाँ कैंसिल हो गई। HSSC में रेट लिस्ट मिली, जैसे परचून की दुकान पे नौकरी कि भाई 4 लाख में ड्राइवर, 5 लाख में कंडक्टर, 10 लाख में क्लर्क। उसके बाद HPSC में रेट लिस्ट मिली और पैसे मिले HPSC के दफ्तर में ही। आपको पता है अभी पीछे जो मिले थे, करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई कि डेंटल सर्जन के 35 लाख, जिसमें रेट लिस्ट मिली, HCS प्रीलिम के 40 लाख। ये रेट लिस्ट मिली HPSC के अंदर। एक डिप्टी सेक्रेटरी लगाए गए सरकार द्वारा, जो कि पोस्ट नहीं होती, मुख्यमंत्री जी ने पोस्ट क्रिएट करके एक पर्टिकुलर व्यक्ति को लगवाया वहाँ, वो उन्हीं व्यक्ति के पास छापे में करोड़ों रुपए की बरामदगी HPSC में ही हुई, मतलब वहीं ले रहे थे। आप सोच सकते हैं कि ऑफिस के अंदर, दफ्तर के अंदर। तो ये इस सरकार की, और इस वजह से कौन सफ़र है, हरियाणा का नौजवान, जो कि आज बेरोज़गारी की गर्त में जिसको पहुंचा दिया है, जिसको आज बेरोज़गारी की गर्त के साथ साथ जो अपना, मैं समझता हूं कि आज जो शिक्षा का और खेल का हब बनाया था, खेलों को लेकर क्या इनकी नीति है मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं। वो जो खेल का हब हमें गर्व होता था, आज वो कैसे खिलाड़ियों की भर्ती रोकी जाए, इस बात पे सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। इस बात को प्रोत्साहित करने की बजाय बहुत से उदाहरण हैं, उन पर मैं नहीं जाऊँगा। तो आज तो एक तो ये मेन विषय था। दूसरा लगे हुए सिलेक्ट हो चुके ये लगे हुए, तो अभी RTI यही सब थे, ये सिलेक्ट हो चुका सिलेक्शन। हाँ, तो ये तो सिलेक्ट हो गए। ये तो इस हफ्ते ये क्राइटेरिया जब सरकार ने रिलीज़ किया तो ये समझ में आया कि ये क्राइटेरिया क्या था और ये सिलेक्ट कैसे हुए हैं, और इससे ज़्यादा क्या नौकरियों के अंदर धांधलेबाजी, सरकारी रोज़गार में। एक तो मिल नहीं रहा सरकारी रोज़गार,
दूसरा जहाँ मिल रहा है वहाँ पे अब ऑल इंडिया ओपन करा दिया। जैसे आपको याद होगा 70 में से 68 SDO बाहर के आए थे, बाहर के लग गए थे 70 से में से 68। जब JJP इनकी जो पार्टनर बनी है, JJP उस समय शोर मचाती थी हमारे साथ, फिर ये जाके उनके शामिल हो गए। अब ये स्टाफ नर्स में आप देखो कि बाहर के हरियाणा इतने उदारता दिखाते हुए, तो ये महत्वपूर्ण बातें। इसके साथ साथ एक हम मांग जो मंडी के अंदर गेहूं का सीज़न चल रहा है उसको लेकर भी एक मांग हम रखना चाहते हैं इस साल। और ये बात पहले भी रख चुके हैं मगर ये महत्वपूर्ण बात है, इसको दोबारा मैं रखना चाहता हूँ, प्रमुख बात है। उसके बाद आपके प्रश्न ले लेंगे। हमारी मांग है कि इस साल यील्ड में कमी देखते हुए जो उत्पादन है वो उसमें गिरावट हुई है प्रति एकड़। अगर आप देखें तो आज एक इंडियन एक्सप्रेस की स्टोरी में देख रहा था कि पंजाब और हरियाणा दोनों में 20% का एवरेज माना जा रहा है जो गिरावट हुई है, मगर हरियाणा में एस्टिमेट ये है कि 25% तक भी गिरावट हुई। तो जब 20 से 25% अगर खेती में पैदावार में अगर कमी है प्रति क्विंटल, उस बात को देखते हुए और क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद जो कीमत है वो लगभग 3,500 तक भी पहुंची हुई है रुपए। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अगर हम कीमत देखें गेहूं की 4,000 तक भी पहुंची हुई है। तो जो कि बीच में मिडल मैन है, जो ट्रेडर्स हैं, वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में। इन बातों को देखते हुए 500 रुपये का बोनस, हमारे समय भी बोनस 2 बार मिला था। जब एक बार धान पे मिला था, धान में भी ये स्थिति बन गई थी। तो बोनस आज के दिन देना चाहिए किसान को, क्योंकि दोहरी मार है, एक प्रकृति की मार जो यील्ड कम हुई, दूसरी बाहर। इसके साथ साथ एक और विषय आया है उठान से जुड़ा हुआ कि जो मंडियों में उठान हो रहा है, जब तक FCI के गोदाम में नहीं पहुंचता तब तक किसान की पेमेंट नहीं हो रही। एक तो ये सरकार फेल हो गई उठान में, उठान नहीं हो रहा, इतनी कम एक पैदावार में इतनी घट गया पैर है, उसके बावजूद इंतजाम नहीं किए गए। आज आप मंडियों में देखोगे बहुत से हरियाणा के क्षेत्रों में जहाँ पे धान पूरा आज व्यापक आ चुका है, जहाँ पे गेहूँ पूरा व्यापक आ चुका है, तो वहाँ अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई उठान में सरकार पूर्णतः विफल साबित हो रही है और उसके बाद पेमेंट नहीं हो रही। पेमेंट तब होगी जब FCI के गोदाम में पहुंच जाएगा, FCI उसको एक्सेप्ट करेगी, तो तब तक पेमेंट नहीं। और तीसरी बात इससे जुड़ी हुई बात, FCI तब एक्सेप्ट करेगी जो क्वालिटी वगैरह सारी चीज़ देखेगी। आपको पता है इस बार प्रकृति के कारण से गेहूं का जो दाना है उसका पूरा फुलाव नहीं हुआ है और इसमें वो सिकुड़ गया है। उसका जो दाना है जो आप कह रहे हो पीछे गया है, उसका दाना थोड़ा सिकुड़ा हुआ है। इस वजह से देखो इसमें कोई फैक्ट्री नहीं है जी, ये कोई भाई फैक्ट्री नहीं है साबुन की भाई कि एक साइज़ दे दिया उसी साइज़ की। ये तो भगवान और प्रकृति, किसान की तरफ से कमी नहीं रहती। वो तो जो है किसान हर रूप में अपनी मेहनत करता है और किसान की हर बार ये का प्रयास होता है कि देश की, हमारे आदरणीय संत कुमार जी भी आज पहुँचे हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। राज बहादुर जी और संजय जी खड़े करते हैं उनके स्थान। तो इसमें कोई किसान की कमी नहीं है, किसान की गलती नहीं है कि भाई जो, तो इसमें बोनस भी तो उनको बोनस भी मिले और FCI ज़्यादा उसमें नुक्ताचीनी ना करे। जो सिकड़ा हुआ गेहूं का है वो कोई किसान की वजह से नहीं है, किसान की तो जिम्मेवारी मंडी में जाते ही खत्म हो जाती है। आगे तो आड़ती सरकार का काम है। हाँ, आगे तो आड़ती और सरकार का काम होना चाहिए। कृषि मंत्री ये कहते हैं कि हमने बोनस की जो विपक्ष जो है वो खामखा राग गा रहा है, राजनीति कर रहा है, क्योंकि हमने अब प्राइवेट डीलर जो है 1500 से 1800 रुपये ज़्यादा भाव दे रहे हैं और किसान को फायदा हो रहा है। ये कृषि मंत्री का कहना है भाई 1500 से 1800। हाँ, 1500 से 1800 जैसे सरसों पे दिया था, प्राइवेट डीलर खरीद रहे सरकार से ज़्यादा। प्राइवेट डीलर 1 रुपये ऊपर बेइज्जती करने लगे हैं किसान। की बात सर। हाँ, ये सरसों की भी बात है वैसे। मैं बोनस तो मिलना चाहिए सरसों पे भी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि इस बार सरसों भी कम हुई है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जितनी भी ये, क्योंकि ये बहुत बड़ा उत्पादक रूस और ये पूरा इलाका था,
लेकिन हर चीज़ की उत्पादन जो कृषि से संबंधित सारे जो किसानी से संबंधित, चाहे वो गेहूं की बात हो, उत्पादन वर्ल्ड मार्केट में घटा है और जिस वजह से भाव बढ़ा है हर कमोडिटी का, एग्रीकल्चर की कमोडिटी जो है, हर जिनस का भाव अंतर्राष्ट्रीय जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है युद्ध की वजह से या कुछ की वजह से, तब आप डीजल और पेट्रोल की बढ़ाकर उपभोक्ता पर, किसान पे, मजदूर पे आप उसको थोपने का काम करते हैं। तो जब ये बढ़ रही है तो ये क्या इसको सरकारी घाटा पूर्ति करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा किसान की पैदावार को? ये हम सवाल पूछना चाहते हैं सरकार से। ये इसीलिए मैंने आपको उदाहरण भी दिया, हमारे समय भी एक बार ऐसा हुआ था धान का, और उस समय बोनस दिया गया था और एक ही साल में 2 बार बोनस दिया गया था। पहले दिया 50, फिर वो और जब बढ़ा तो 100 दोबारा से उसको। तो बोनस देना कोई पहली बार नहीं है, 2 बार बोनस दिया गया था। अभी कितने बोनस की डिमांड? हमारी 500 के हमारी मांग है कि गेहूं पे 500 रुपये क्विंटल का बोनस दिया जाए। इस मांग को लेकर हमें आवश्यकता पड़ी तो हम अगर गवर्नर के पास जाना हो तो वहाँ भी जाएंगे, हमें धरने प्रदर्शन करने हो तो धरने प्रदर्शन भी करेंगे। हम जहाँ भी जो भी उपलब्ध प्रजातांत्रिक हमारे रास्ते हैं, हम ये मांग उठाते रहेंगे कि बोनस भी मिले और बोनस के साथ साथ जो मैंने कहा कि भाई FCI बिना नुक्ताचीनी के पूरी खरीद करे और पेमेंट तुरंत हो। ये जो अभी दानी साहब ने एक बात कही आपके समक्ष कि भाई किसान ले आया, अब वहाँ पे पहले आड़ती सरकार उठान नहीं ढंग से कर रही, फिर उठान हो, फिर FCI गोदाम में जाए, उसके बाद पेमेंट हो। किसान की नहीं है जिम्मेदारी, या तो किसान की जिम्मेदारी हो कि FCI के गोदाम पे लेके जाए, वहाँ तेरी पेमेंट होगी। ये तो जिम्मेदारी सरकारी एजेंसी की है और सरकारी एजेंसी जब जिम्मेदारी है तो उसको लाने के तुरंत बाद उसकी पेमेंट होनी चाहिए। ये बीच में जो है उठान में सरकार उठान में फेल हो रही है और पेमेंट में फेल हो रही है। उठान में क्या कृषि मंत्री का ये बयान की हाँ, तो वहाँ भी किसान मारा जा रहा है। वहाँ भी किसान मारा जाए। काउंटर के साथ 100 रुपये वैसे काट रहे थे। हाँ, MP साहब, 1 किलो के साथ किसान का ये भी कहना है किसान तो कि जैसे गेहूं पिसका हुआ है ना, तो मंडी में झाड़ भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसका जो गेहूं है वो सारा झाड़ में चला जाता है। सही बात है। ये भी एक ये इससे भी जुड़ी हुई बात है। तो ये इन बातों को इसीलिए हमारी मांग है कि भाई ये गेहूं की क्वालिटी में राहत दी जाए तुरंत, क्योंकि इस बार ये प्रकृति की मार है। पहले ही 25% यील्ड कम, ये हरियाणा सरकार ने आकलन दिया है। आज की आप वो पढ़े, ये हरियाणा सरकार ने, हरियाणा मार्केटिंग बोर्ड ने एक एस्टिमेट किया कि 20 से 25%, और ये पहली बार हुआ होगा। मैं इसमें एक और बात कह रहा हूँ, मैं ये क्यों ये राहत की हम मांग कर रहे हैं, क्योंकि अंकल बताएंगे, इसमें दानी साहब बताएंगे, मैं इनसे आग्रह करूँगा, क्योंकि मैं 17 साल से तो मैं देख रहा हूँ कभी यील्ड यूँ नहीं गिरी गेहूँ की, मैंने तो देखी। पहले कभी जो है इस तरह का उदाहरण हुआ हो तो मुझे जानकारी नहीं। आपकी बार पहली बार ही ऐसा हुआ है। पहले तो बारिश ज्यादा होगी, फिर गर्मी ज्यादा पड़ गई, दाना कच्चा ही बिछ गया। वही बात, उसकी वजह से पिछे गया, फर्क आ गया। तो ये का भी फर्क पड़ गया, 6, 7, 8, 10 नहीं तो हर बार आप देखो हमारी जो प्रोक्योरमेंट टारगेट है उससे ऊपर जाता है हरियाणा प्रोक्योरमेंट टारगेट से ऊपर जाता है, और हमेशा हमारी प्रोक्योरमेंट बढ़ती है हरियाणा से, हर साल बढ़ती है। ये पहली बार है कि हम नीचे जा रहे हैं हमारी प्रोक्योरमेंट। तो इसीलिए मैं आप सबसे भी कहूँगा कि आप सब जो है जागरूक पत्रकार के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि हरियाणा में सारी छत्तीस बिरादरी किसी कृषि समाज से जुड़ी रहती है, क्योंकि ये पहली बार इतनी हमारी उत्पादन ही कम हो गया और उत्पादन की क्वालिटी भी। ऐसे में किसान पे जो चोट पड़े और जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दूसरी तरफ भाव इतना चढ़ गया जो कभी नहीं देखा गया, तो बीच में जो ट्रेडर हैं वो फ़ायदा कमाए और किसान मारा जाए, किसान को उसकी राहत ना मिले। तो ये बात मैं समझता हूँ। बिजली की समस्या जो कि जैसे हुड्डा साहब की जो गवर्नमेंट थी तब सरप्लस बताते थे कि बिजली नहीं, सरप्लस बताते नहीं थे, थी। हम जब आए 2004 में तब हरियाणा की बिजली की स्थिति बहुत ख़राब थी। आपको याद होगा कि बिजली के उस समय बिलों की बहुत बड़ा कर्जा
बिजली निगमों में था और उत्पादन कम था, खपत बहुत ज़्यादा थी। उस बात को देखते हुए तुरंत आते ही 4 थर्मल के कारखाने, एक झज्जर में झज्जर में झाड़ली में, एक झज्जर में खानपुर में, एक हिसार में खेदड़ में और एक यमुनानगर में, 4 बिजली के थर्मल के कारखाने उस टाइम स्थापित कराए गए और एक परमाणु का कारखाना। और ये कुल मिलाकर अगर आप इनको टोटल इन्वेस्टमेंट देखोगे तो इसमें 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है। ये इन्वेस्टमेंट थी और उसके साथ साथ उपभोक्ता को राहत दी गई। जो जहाँ बिजली के कर्जे माफ़ की योजना आई, उसके साथ साथ पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली, अभी जो बिजली की बात करें दरों के हिसाब से, उस समय सबसे सस्ती बिजली हरियाणा के अंदर करी गई हर वर्ग के उपभोक्ता के लिए। और सरप्लस बिजली हरियाणा दूसरे प्रदेशों में बिजली दे रही थी। 2014 में आप देखोगे तो 14 में 15 में 13 में 14 में 15 में हरियाणा ने दूसरे स्टेट्स में बिजली करी, टू द एक्सटेंट 2015 के आखिर में झाड़ली की बिजली को एनटीपीसी का कारखाना जो हमने लगाया सरेंडर कर दिया हरियाणा सरकार ने केंद्र के कोटे को कि हमारी बिजली सरप्लस है इसको। जबकि हमने यहाँ बिजली कारखाना स्थापित करवाया हरियाणा के लिए, उस टाइम सरप्लस दिखा के कि हरियाणा सरप्लस हो चुकी है बिजली की, और उन्होंने सरेंडर कर दिया हरियाणा का कोटा झाड़ली की जो बिजली, झाड़ली पावर प्लांट से झज्जर में जो बिजली आ रही थी, जिसको लेकर हमने झाड़ली पावर प्लांट के आगे भी प्रदर्शन किया था, धरना दिया था। उस समय दांगी साहब भी थे, शकुंतला जी भी थी, बच्चा साहब तो नहीं थे उस समय। किसान को 10 पैसे यूनिट, 10 पैसे यूनिट जो कि सबसे देश में सबसे कम दरों पे और सरप्लस बिजली। और दूरदर्शिता के साथ ये कारखाने स्थापित किए गए थे, बिजली के उत्पादन के कारखाने, थर्मल कारखाने। अब ये 8 साल से सरकार ने 1 यूनिट भी नहीं, कहीं उत्पादन की बात तो दूर की बात है। आज ये स्थिति आ गई और ये तो लोड बढ़े, हर साल बढ़ेगा। आपको ये दूरदर्शिता के साथ प्लानिंग करके चलना होता है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ इन 8 साल के अंदर सरकार ने क्या प्लानिंग करी, क्योंकि वही स्थिति होगी जो चौटाला सरकार में थी कि इतना बड़ा बिजली में डिमांड और सप्लाई में इतना गैप कर जाएंगे कि उसको फुलफ़िल करने में, क्योंकि एक दिन में बिजली नहीं, कहीं पावर परचेज एग्रीमेंट, अगर इस ऐसे टाइम में पावर परचेज एग्रीमेंट तो प्राइवेट वाले उसमें सरकार का जो है सरकार का शोषण कर सकते हैं, महंगी खरीदनी पड़ेगी। और शहर में भी 4-5 कट लगते हैं बगैर बताए। और शहर में कट, गांव के अंदर तो दिन में बिजली नहीं आ रही, दिन में बिजली नहीं आ रही। आप जाके चेक करेंगे गांव में दिन में नहीं आ रही बिजली, रात में भी कट बीच बीच में कि भाई जैसे नींद लगने लगती है फिर कट। मतलब तो ये CWC के तो ये एक बात जो बिजली की बात है, बिजली को लेकर भी हम प्रदर्शन करेंगे, इस मुद्दे को भी उठाएंगे। खाद DAP खाद 250 रुपये पर बैग एकदम से बढ़ा दिया हुई। DAP बढ़ा दिया। अच्छा, DAP का भी ये बता रहे हैं, अब ये भी एक महत्वपूर्ण इशू है। DAP जो बढ़ाया उसका भी ये बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जो है फर्टिलाइजर्स की जो प्राइस है वो बढ़ा है। नींबू भी बढ़ रहा है। हम उसका नहीं कह रहे, मगर अगर वो बढ़ रहा है तो गेहूँ भी बढ़ रहा है। आप DAP का तो महंगा कर दो, यूरिया तो महंगा कर दो, डीजल तो महंगा कर दो, और अपना जो है गेहूँ की जब खरीद की बात आए तो आप नुक्ताचीनी भी निकालो, महंगा भी ना करो। तो वहाँ ये ऐसा है, ये जो है ना, ये दोहरा अन्याय किसान के साथ और गरीब आदमी के साथ आज हो रहा है। इस प्रोक्योरमेंट में हम मांग करते हैं 500 रुपये का बोनस, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, और साथ ही साथ वो पहला जो इशू था वो भी इम्पोर्टेंट था, उसको भी आप बाकी कोई और। दिल्ली में जो हिंसा हुई उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, कहीं भी ये अहिंसा का पुजारी देश है और इस देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ये देश सभी का है और सभी आपस में प्यार प्रेम से रहें, ऐसे प्रयास होने चाहिए। 10 साल हमारी सरकार रही, मुझे ये बात कहते हुए संतुष्टि है कि 10 साल की हरियाणा में कांग्रेस सरकार के दौरान कहीं कोई शांति भाईचारा, कहीं 10 साल में एक जगह भी कहीं आपस में कोई तनाव, कोई भाईचारा, कोई एक भी
हरियाणा के अंदर राइट की बात करते हैं, कोई एक भी राइट छोड़ो, राइट का आर भी नहीं रहा हरियाणा में कहीं भी, एक इंसिडेंट भी। तो मैं समझता हूँ सारी सरकारों को, चाहे वो किसी भी प्रदेश की सरकार हो, जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, उनको उस भावना से देश को उस रास्ते पे रखना चाहिए। वही एक रास्ता तरक्की का रास्ता रहेगा। अच्छा, जिस तरह से स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है, आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन चुनाव में पंजाब में अच्छा रहा है, उनकी सरकार बनी है। लेकिन हर प्रदेश और हर चुनाव के अलग समीकरण होते हैं। उदाहरण के तौर पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 67 सीट आई, लेकिन जब दिल्ली का लोकसभा चुनाव आया तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में तीसरे नंबर पे रही और किसी भी एक लोकसभा में 5 लाख से कम के मार्जिन में नहीं आ पाई। भाजपा बहुत 7 सीटें जीती और 4 सीटों में कांग्रेस आगे थी, 3 में आम आदमी दूसरे नंबर पे थी। यहाँ तक कि जैसे आपने यहाँ देखा लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा में मुकाबला आपको देखा आपने सीट, मगर वहाँ नहीं हो पाया। हर चुनाव अलग होता है, हर प्रदेश के अलग समीकरण होते हैं। इसका उदाहरण मैं देना चाहूँगा। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में अपने उम्मीदवार खड़े करे, 70 सीटों पे उनके उम्मीदवारों की वहाँ पे जमानत जब्त हुई, सभी सीटों पे। उन्होंने गोवा में उम्मीदवार खड़े, गोवा में पिछली बार भी आम आदमी पार्टी के एमएलए आए थे और वो प्रमुख दल था गोवा में, तीसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन इस बार वो तीसरे नंबर से सिकुड़कर आम आदमी पार्टी वहाँ लुप्त हो गई, चुनाव के नतीजों में नहीं आ पाई। और जो उत्तर प्रदेश में उन्होंने उम्मीदवार खड़े करे अपने, मैं पूरे उत्तर प्रदेश की बात ना करके अंत में आप लोग को बताने के लिए मैं नोएडा का उदाहरण देना चाहूँगा। जो नोएडा दिल्ली के 3 तरफ घिरा हुआ है और जिस नोएडा में 6 लाख देश के सबसे ज़्यादा मतदाता, जिस विधानसभा में सबसे बड़ा विधानसभा माना जाता है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी के दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने भी रोड शो किया और बड़ा वो किया, दिल्ली मॉडल सारी बात। लेकिन 6 लाख मतदाता में उनकी 1200 वोट आई आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट की। तो हर चुनाव, हर प्रदेश समीकरण, उत्तर प्रदेश में भाजपा और सपा गठबंधन की आपस की लड़ाई रही हो या उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई रही हो, हर प्रदेश के अलग समीकरण थे। पंजाब में क्योंकि मुख्य विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी थी और सत्तारूढ़ पार्टी कांग्रेस थी, इन दो में जो है इन दोनों के आपस की उनकी चुनावी उनकी आपस की रण थी और उसमें जो है आम आदमी पार्टी का अच्छा रहा। तो मैं आम आदमी पार्टी की जहाँ तक आपने बताया इतना ही कहना चाहूँगा कि उनका आया है। हर प्रदेश का हर अलग समीकरण रहते हैं। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा के समीकरण स्पष्ट हैं। हरियाणा के लोग भाजपा और जजपा की जो सरकार है, इस सरकार को पूर्णतः विफल मान रहे हैं। इस बार भी आपने देखा होगा लोकसभा में इनके नतीजे आए हो ठीक, लेकिन 80 सीटों पे इनकी लीड आई थी, 78 सीटों पे लीड आई थी विधानसभाओं में लोकसभा के टाइम, मगर वो 80 से घटकर लगभग 80 से घटकर 40 पे आ गए। जबकि 75 पार का नारा था, टीवी 85 पार भी दिखा रहे थे। एबीपी न्यूज़, आप में से शायद कोई एबीपी का ना हो तो अपना और केवल 3900 वोट का फर्क रह गया। 3900 वोट और 3900 ऐसे बहुत से आदमी होंगे जो ये मानने थे बीजेपी की सरकार ही आ रही है, अब क्यों बुरे बने। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ बीजेपी और जेजेपी की सरकार को, यहाँ का हरियाणा का ये है कि लोग विफल मान के इनको रिजेक्ट कर चुके हैं और सकारात्मक विकल्प के रूप में हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को एक सकारात्मक विकल्प के रूप में लोग मान चुके हैं। पहले भी पिछली 2019 में भी माना था, तभी इतना नज़दीकी मुकाबला रहा। और अभी भी जिस प्रकार का कार्यकाल 10 साल का हुड्डा सरकार का कार्यकाल रहा कांग्रेस पार्टी का हरियाणा के अंदर, और जिस तरह का उसके बाद लगातार विपक्ष में संघर्ष रहा, तो लोग सकारात्मक विकल्प के रूप में हुड्डा साहब के नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को ही हरियाणा में देखते हैं। यही हरियाणा का लेकिन हरियाणा में एक पूरे देश की बात की जाए कांग्रेस पार्टी
एकजुट है। और ये मैं जो सवाल जवाब हमेशा देता हूँ कांग्रेस फोकस साहब, आपने भी पिछले 10-15 साल से जब भी आप पूछते हो मेरा एक ही जवाब रहता है, हम कांग्रेस पार्टी एकजुट है अपनी विचारधारा को लेकर, केंद्रीय नेतृत्व को लेकर। कोई बातें रहती हैं तो हम अपनी पार्टी प्लेटफॉर्म पे मैं रखता हूँ। मैं कहूँगी कांग्रेस के सबसे सर्वोच्चतम प्लेटफॉर्म कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कार्यसमिति खुद सदस्य हूँ। मेरे को अगर कोई बात संगठन को लेकर किसी विषय में कुछ कहनी होती है तो मैं वही कहता हूँ। आप CWC के मेंबर हैं, प्रशांत किशोर के साथ है पिछले 3-4 दिनों में कई आप एकता की बात करते हैं कांग्रेस की, लेकिन आपका अभी तक संगठन नहीं बना है, आपके कार्यकर्ता मायूस हैं, ये रोजाना अध्यक्ष बदलने की बात होती है। ऐसा है कि हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, पूरे उत्साह में हैं। हमारे कार्यकर्ता उत्साह में नहीं, पूरे विश्वास में। हमारे कार्यकर्ता को विश्वास है और हमारा संगठन की हमारी प्रक्रिया चल रही है। हमारी मेंबरशिप पूरी तरह से ज्वलंत रूप से हमारा संगठन, हमारी यूथ कांग्रेस का पीछे संगठन की रचना हुई। हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हर बूथ के ऊपर, हर गांव के अंदर हमारे यूथ कांग्रेस के मैं आपको नाम लिस्ट उपलब्ध कराता हूं, ताकि आप ये प्रश्न पूछने से पहले उस लिस्ट को देखें, पहले पढ़ें। और हर रूप में हमारे संगठन को मजबूत करने की हमारी जो है प्रयास जारी हैं और हम अपने संगठन को मजबूत करते रहेंगे। हरियाणा ओम प्रकाश चौटाला आए थे कल, वो कह रहे थे कि आप तो नई पार्टी बनाने के प्रयास में हैं। मैं देखिए, जहाँ तक INLD की बात है, चौटाला साहब जो है हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने मैं बात कही, मैं कोई व्यक्तिगत बात नहीं कहना चाहता। लेकिन जहाँ तक INLD की बात, INLD को ये आत्ममंथन करना होगा कि INLD के सभी नेता, शुरुआत हुड्डा साहब से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और समाप्ति मेरे से क्यों करते हैं? क्या हम सरकार में हैं? क्या हरियाणा में हमारी सरकार चल रही है? वो ये INLD के मैं सभी तमाम नेताओं की कह रहा हूँ, इसमें व्यक्तिगत मैं कोई बात नहीं कहता, क्योंकि हाँ उन्होंने और मैं भी उनकी इज़्ज़त करता हूँ, हमारे बुजुर्ग हैं। लेकिन मैं इसमें इनके जो अभय सिंह जी से लेकर और बाकी सारे जो इनके लीडर्स हैं, उनकी आप देखते हैं तो ये कोई नई बात नहीं है, मगर उनको ये आत्ममंथन करना चाहिए जो है उनके नेतृत्व को, अभय सिंह जी को और सभी सारे नेतृत्व में। उनकी पार्टी आज हरियाणा में लुप्त क्यों हो गई और क्यों उनको अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुड्डा साहब से और समाप्ति मुझसे करने की आवश्यकता पड़ रही है। हुड्डा साहब, जिस तरह से सत्ता पक्ष ये कहता है कांग्रेस खात्मे की ओर है, पंजाब में हारे, यूपी में सिर्फ विधानसभा में 2 सीटों पर सिमट कर रह गई, और जब 4 साल हो गए राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना और प्रदेश के लिए उठापटक हो रही है, और अशोक तंवर ने तो ये कहा कि सारा setting.com का मामला है। मैं अब किसके बारे में बात आप करवाओगे? इसकी बात छेड़ दिया। अच्छा जी, आप CWC के मेंबर हैं, CWC के मेंबर हैं आप, और पिछले 3-4 दिनों में कांग्रेस हाईकमान की पिछले 3-4 दिनों में कांग्रेस हाईकमान की प्रशांत किशोर के साथ कई बैठकें हो चुकी है। सोनिया गांधी खुद एक्टिव है, आप CWC के मेंबर, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं कि भाई क्या वास्तव में कांग्रेस की वो स्थिति आ गई है कि उन्हें प्रोफेशनल रणनीतिकारों की जरूरत महसूस हो रही है? जैसे मैंने कहा कि पार्टी से जुड़े हुए किसी भी विषय, क्योंकि मैं स्वयं CWC का सदस्य हूँ और ये मेरा कोई जवाब नया नहीं है, आप सब जानते हैं। पार्टी से जुड़े हुए किसी भी विषय पे मेरे को अगर कुछ कहना होगा या मेरा कोई विचार होगा या मेरी कोई टिप्पणी होगी तो मैं वो, जब CWC का मेंबर ही हूँ तो वो प्लेटफॉर्म है हमारा पार्टी का, वहाँ कहूँगा। अच्छा, आम आदमी पार्टी पंजाब में संगठन को लेकर चल रही है बात, पटक चल रही है। किसी बीच पुराना से मौजूदा कांग्रेसी विधायक के बेटे ने आज जसपा ज्वाइन कर ली, उन्होंने यही कहा कि बीजेपी कांग्रेस में बिखराव है, कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए मैं पार्टी जसपा में। ऐसा है कि वो जो है, आप उनके जो विधायक हैं, जो विधायक हैं, आप मोहम्मद इलियास जी, उनके बारे में इनकी सारी जानकारी लेंगे, वो आपको सारी जानकारी, क्योंकि किसी का घर का कोई विषय हो तो उस बारे में मेरा कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन उनका घर का क्या विषय है और क्या मामला है वो उसके बारे में जानकारी। घर का विषय नहीं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किया।
मैंने जो कहा आपसे, मैंने जो कहा तो उसके पिताजी तो जो कांग्रेस में हैं। उनके पिता जो हैं विधायक जी हमारे बड़े मजबूत स्तंभ हैं मेवात के, बहुत हमारे साथी हैं। आप उनसे इलियास जी से जानकारी लेना, मैं उनसे कह रहा हूँ कि आप उनसे राजनीतिक जानकारी भी ले लेना। अच्छा, पंजाब में जो आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उन्होंने पूर्व विधायकों के लिए एक पेंशन का नियम बनाया है। आपके समर्थक निर्मल सिंह जो कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने भी पुरानी पेंशन छोड़ दी, एक पेंशन यहाँ स्वीकार की है। आपका अपना स्टैंड क्या है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, कैप होना चाहिए, ये कहीं ना कहीं ये एक सुझाव है, लेकिन आम आदमी पार्टी की, और ये एक सुझाव है और कहीं ना कहीं कैप हो उसमें मैं समझता हूँ किसी को कोई उस पर आपत्ति नहीं है, कैप हो जाना चाहिए। हरियाणा में कैप भी है जहाँ तक मेरी जानकारी है, 1 लाख का। हरियाणा में 1 लाख का कैप भी है। और अपना जो कोई सिटिंग एमएलए है उसको पेंशन नहीं मिलती। मगर प्रश्न ये उठता है कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार ने ये जो प्रस्ताव भेजा था, जो एलजी ने मंजूर नहीं किया, कि 4 गुना तनख्वाह हो विधायकों की, और ये कह के भेजा था कि भाई हमारे विधायक ईमानदारी से काम करेंगे, उनको चाय पानी के खर्चे के लिए इसका आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा रिकमेंडेशन, तो सबसे ज़्यादा देश में सबसे ज़्यादा इसलिए हम कराना चाहते हैं, और इसीलिए 4 गुना पेंशन बढ़ाने का भेजा था, 1 लाख से बढ़ाकर 4 गुना। और वो एलजी ने ये कह के कहा भाई पूरे देश में इस तरह का नहीं है, और वहाँ पर अभी तक ये पूर्व विधायकों पे पेंशन पे एक पेंशन का लागू नहीं है दिल्ली में। तो ये जो दोहरे मापदंड हैं ये किसी भी पार्टी को, क्योंकि सिंबोलिज्म की एक राजनीति और एक जो है क्या उससे लोगों का किस प्रकार से, तो उसमें फ़र्क रहता है। बाकी जैसे मैंने कहा कि इस पर कैप हो, जिनको आवश्यकता नहीं हो उनको ना मिले, इस सिद्धांत पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। शहर में अतिक्रमण के नाम पे बिना पंजा चला गया, शहर में अतिक्रमण के नाम पर काफी व्यापारी परेशान हुए किला रोड पे। किला, हाँ, तो कुछ एक तो अपना एक बात, एक और मेरे पास बात टेलीफोन भी आया था, फिर हमने बात भी करी। इसमें मैं रेलवे रोड से मेरे को याद आ गया, ये मैं थोड़ा सा एक रेलवे रोड में पीछे अपना गटिंग हो गई, आग लगी 3-4 किला रोड नहीं, रेलवे रोड पहले किला रोड पे रेलवे रोड। तो उस टाइम हमने भी बात करी डीसी से कि भाई उसमें पूरा मुआवजा मिले, और ये क्योंकि जो है दूसरी ओर कई जगह खेतों में भी आग लगी है, ये क्योंकि मोस्ट ड्राई सीज़न माना जाता है इस टाइम जो है ना, तो कई जगह खेतों में भी आग लगी है और पूरी फसल नष्ट हुई है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कि भाई जहाँ ये दुकानदारों को भी पूरा मुआवजा मिले, हमें कहा गया डीसी द्वारा, और अभी तक कोई घोषणा नहीं हुई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि पूरा अपना उनकी वो करा के कितना नुकसान हुआ, कितने लॉसेज हुए हैं, उस हिसाब से एस्टीमेट बनवा के और जो भी उसको पूरा कंपनसेट किया जाएगा। ये आश्वासन जरूर मिला है, लेकिन अभी तक कोई इस पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो उनको भी कंपनसेट करा जाए, और किसानों की ये जो आगजनी वाली है, ये उसमें फसल बीमा में भी नहीं ले रखा है, आपको पता है। तो इसीलिए ये एक बड़ा विडम्बना है कि फसल बीमा की अगर आग का ही बीमा नहीं कर रहे तो फिर किस चीज़ का कर रहे हैं। तो ये तो सोचने वाला अपने आप का विषय है। एक और डीसी से संबंधित एक विषय था, डीसी रोहतक की बात है आखिरी, इसके बाद फिर अपना इसको कि कलानौर स्कूल की मैंने आज सुबह डीसी से बात करी। अब डीसी साहब का ये कहना है कि इस महीने में उसका टेंडर कराएंगे, मगर इस महीने में कराएंगे, मैंने डीसी साहब को कहा मैं जो है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। 3 साल से डीसी से बहन जी भी करती हैं, हम भी करते हैं बात। कलानौर का जो मेन स्कूल है, गर्ल्स स्कूल, हाँ मेन स्कूल है, उसकी बिल्डिंग कंडम हो गई। वहाँ पे तो आधी तो बिल्डिंग गिरी हुई है, मलबा ही पड़ा हुआ है वहाँ पे। मतलब आप जाके देखें, पशु आपको दिखाई देंगे, गोसे पात रखे हैं, हरियाणा में बताऊँ मैं आपको। और वहाँ मतलब हम डीसी से बात करते हैं तो डीसी तो कहता है कि सरकार से मैं बात करता हूँ। हाथ खड़े करते हैं यहाँ के जो डिप्टी कमिश्नर लेवल के जो ऑफिसर हैं, क्योंकि सरकार की कोई रुचि नहीं दिखाई दे रही। तो सरकार इस इलाके को इस तरह से, इस दृष्टि, और केवल मैं कलानौर के स्कूल की क्या बात करूं, सड़कों का देख लो, आप रोहतक की सड़कों का देख लो। तो इस इलाके को सरकार इस दृष्टि से देखना बंद करे
यहाँ और वो इसका बजट मंजूर हो चुका है, इस स्कूल का बजट मंजूर हो चुका है कलानौर का। तो डीसी साहब ने कहा है कि भाई इस महीने के आखिर तक, मगर हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं इन अफसरों को और इसके माध्यम से सरकारों को, क्योंकि अफसरों ने तो हाथ खड़े कर दिए कि जी सरकार करेगी जी टेंडर, कि सरकार इस इलाके को भेदभाव की दृष्टि से ना देखे। अच्छा एमपी साहब, एक दिनेश का सवाल आया है, वो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई भी धार्मिक जुलूस निकालने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया है और शपथ पत्र दिया जाएगा कि जुलूस के दौरान सौहार्द बना रहे। क्या ये सभी राज्यों में होना चाहिए? देखिए ये देवेंद्र, आपको बात ये कि आपको एक ना कोई आपको था कि आपका जो प्रश्न ना आए तो कहीं टोक ना लग जाए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, तो रिक्वायरमेंट होगी कोई भी ऐसा फैसला जो सुनिश्चित ये करे कि आपस में सौहार्द बना रहे और जो है उसको पूरे देश के अंदर कोई भी ऐसा फैसला तो वो सारी जगह ही होना चाहिए और सौहार्द बना ही रहना चाहिए। परमिशन से भी लेते हैं। आपस में प्यार प्रेम और सौहार्द बनने से देश का भला है।